हाँ भाई, कैसे आप सभी? ठीक है। स्वास्थ्य सबका ठीक है। स्वास्थ्य ठीक ही होना चाहिए। स्वास्थ्य कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख, हाँ, सत्वंती, हाँ माया, पैसे पैसे ना। देखो, हम बातें कर रहे थे वर्ण विचार को लेकर। कौन से विचार को लेकर? वर्ण विचार को लेकर। सबसे पहले हमने हिंदी शब्द उत्पत्ति के बारे में चर्चा की, फिर भाषा के बारे में चर्चा की, उसके बाद में हमने व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया, फिर हमने व्याकरण शास्त्र की सबसे लघुतम इकाई के बारे में भी जिक्र किया। और व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। क्या होती है? वर्ण। तो मुझे बताओ, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्या होती है? वर्ण। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। और भावार्थ के आधार पर, बोलो बोलो, वाक्य। भाषा के अंग कितने? तीन। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटा अंग वर्ण, सबसे बड़ा अंग वाक्य। व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। क्योंकि एक शब्दों का ही अर्थ निकलता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य। क्या होती है? वाक्य। फिर हमने वर्णों की परिभाषा के बारे में जानकारी जुटाई कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। या मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक क्या नहीं कर सकते टुकड़े, उन्हें वर्ण कहते हैं। और फिर वर्णों को कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम बोलो रे। नंबर दो। अरे नंबर एक, नंबर दो। फिर हमने स्वरों के बारे में जिक्र किया कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को हमने क्या कहा? स्वर। अरे क्या कहा? स्वर। स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इनको स्वर कह देते हैं। इसीलिए इनकी परिभाषा में स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी? 11। कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों में कौन कौन से शामिल होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर इन 11 स्वरों को हमने मात्रा व कालमान के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। एक तो मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर। अरे मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल का दूसरा नाम हर्ष स्वर, तीसरा नाम लघु स्वर, चौथा नाम एक मात्रिक स्वर, पांचवा नाम अखंडित स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, होते कितने? चार। ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। फिर बात करें हम दीर्घ की, तो दीर्घ का दूसरा नाम गुरु होता है और तीसरा नाम द्विमात्रिक होता है। और संख्या की बात करें तो पांच और दो, सात। कौन कौन से शामिल करेंगे? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। सात और चार 11। मूल रूप से मात्रा और कालमान के आधार पर कितने भेद है? दो। कितने होते हैं? दो। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की जो मुख्य किताबें चलती है ना, ये भी मानती है कितना? दो। लेकिन आजकल जो मार्केट में विभिन्न लेखकों की जो किताबें चल रही है, प्रकाशित हुई है, वो मानते हैं कितना? तीन। हमें भरोसा करना है किस पे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर। कितने करेंगे? दो। मूल और दीर्घ। मूल और दीर्घ। फिर तीसरा था प्लुत स्वर। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी भी इतनी होनी चाहिए कि ओम कौन सा स्वर है? प्लुत। निम्न में से प्लुत स्वर है ओम।
बस इतनी जानकारी रखनी है। फिर इसके बाद हमने ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया, एक तो वृत्ताकार और एक बोलो। अच्छा, जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ हमारे वृत्त की तरह गोल हो जाए वो तो कौन से रे? वृत्ताकार। और गोल ना होकर फैल जाए तो अवृत्ताकार। प्रिय विद्यार्थियों, कौन से 11 स्वरों में से ऐसे कौन से स्वर हैं इन 11 में से जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाए? बोलो रे। उ, ऊ, ओ, औ। अरे संख्या की बात करें तो 4। और ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल ना होकर फैल जाए? बोलो बोलो। ए, आ, ई, री, ए, आई। और संख्या की बात करें तो 7। एक तो बोलो वृत्ताकार और नंबर 2 बोलो अवृत्ताकार। इसका नाम हमने एक और देखा था, कौन सा मुखी रे? और ये बोलो अवृत मुखी। क्या पहचान कर लेंगे क्या? अरे कर लेंगे। किसके आधार पर? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। फिर हमने अगला वर्गीकरण देखा जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर देखो 3 होते हैं। हाँ, अग्र, मध्य, पश्चिम। अग्र, मध्य और पश्चिम। तभी तो मैं दावे के साथ कह देता हूँ ना कि निरंतरता रखेंगे तो घर जाके ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कौन से विषय को? हिंदी विषय को। हमारे जहन में अधिकांश यहीं पे रटे जाने वाले, यहीं पे समझे जाने वाले हैं। घर पे हिंदी को आप ज्यादा समय नहीं देंगे ना तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। सेट से मतलब प्रश्न परीक्षा में सही हो जाएंगे। अग्र, मध्य और पश्चिम किसके आधार पर वर्गीकरण है ये? जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर। कितने भागों में रे? 3 में। अग्र में बोलो ई, ई, ए, आई और री। मध्य में बोलो, पश्चिम में बोलो आ, उ, ओ, औ। क्या सही है क्या? अरे क्या सही है क्या? अग्र, मध्य और पश्चिम, जिनका उच्चारण करने पर आगे वाला भाग सक्रिय हो अग्र, मध्य हो तो मध्य और पीछे वाला हो तो पश्चिम। कर लेंगे पहचान। फिर हमने दिखाई देने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया और स्वरों को कितने भागों में? 2 में। अरे कितने भागों में? 2 भागों में। एक का तो नाम रखा दृश्य और एक का बोलो अदृश्य। अरे दृश्य और अदृश्य किसके आधार पर? अच्छा, किनका वर्गीकरण? स्वरों का। कितने भागों में? 2 में। दृश्य स्वर और अच्छा, जिनका प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे वे तो दृश्य और स्पष्ट तौर से दिखाई ना दे तो अदृश्य। मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, कै में ए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। क्या कै में आ दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, इसमें बोलो रे ई कैसी? अरे ई कैसी? ऊ कैसा? ऊ कैसा? अरे ए कैसा? एक मात्रा वाला या 2 मात्रा वाला? इसमें मात्रा बोलो। अरे मात्रा बोलो। ओ की या ऊ की? और इसमें मात्रा किसकी? और इसमें री की। ये 10 तो हमें दिखाई देते हैं और एक दिखाई नहीं देता। एक कौन सा रे? ए। तो ये तो हो गया अदृश्य और बच गए 10, वो क्या हो गए? दृश्य। ये दिखाई नहीं देता, उदास बैठा रहता है, इसलिए इसको एक नाम और दे दिए। कौन सा स्वर है? उदासीन स्वर। अगर परीक्षा में आ जाए कि निम्न में से उदासीन स्वर है तो कौन सा है? परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या होती है
कितनी रे? और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, मात्रा तो कितनी? 10, और स्वर कितने? 11। कर लेंगे पहचान। फिर इसके बाद में नासिका के आधार पर, किसके आधार पर है? नासिका के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, जिनका उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है ना, उन्हें तो हम कह देते हैं कौन सा? अनुनासिक। कौन से स्वर है? अनुनासिक। और केवल, हाँ बोलो बोलो, निर्नुनासिक। कौन सा नासिक है? निर्नुनासिक। इनमें नाक की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये मुंह से ही उच्चारित हो जाते हैं। तो देखो, इनके ऊपर तो हमें या तो अनुस्वार दिखेगी या चंद्र बिंदु दिखेगा, और ये बिना अनुस्वार या चंद्र बिंदु रहित होंगे। क्या होंगे? रहित होंगे। और ये अनुस्वार या चंद्र बिंदु सहित होंगे। समझ गए मेरी बात है? तो कल तक हमने कहाँ तक लिखा था? संयुक्त स्वर हो गए थे। फिर आज ये ओष्ठों की गोलाई के आधार पर लिख ले, है ना? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक बिंदु को समझते चलेंगे। जिस भी विद्यार्थी को ऐसा लगे कि नहीं गुरुजी, कल जो बताया वो मेरे समझ में नहीं आया, तो आप आराम से मेरे को अवगत करा सकते हैं। लिखो अगला वर्गीकरण, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। देखो, नए पेज में लिखना, नई लाइन में, ऐसे कल से जहां तक छोड़ा ना उससे आगे, और नई लाइन में लिखो, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद, योजक चिन्ह 2। इसकी परिभाषा लिखेंगे ना। हाँ, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद, योजक चिन्ह 2। योजक चिन्ह हिंदी में मत लिख देना, हाँ ये चिन्ह लगाना केवल ना ऐसे। और एक नंबर पे लिख लो वृत्ताकार, कोष्टक में लिख देना वृत्तमुखी। ये साथ साथ परिभाषा लिख लेते हैं ना। चाहो तो आप पहले दोनों लिख दो, फिर अलग से एक को दर्शा दो, फिर परिभाषा लिख लो। लिखवाऊं क्या? बोले, वृत्ताकार लिखा, विवरण चिन्ह लगा लिए, और फिर लिखना है जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ, अगर कोई विद्यार्थी ओष्ठ ना समझे तो कोष्टक में अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं ना। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे, और देखो ऐसे आकृति भी बनाना आप, है ना? आकृति बना के लिखना अंदर उसके, ओष्ठ को गोल बना के फिर लिखना। और संख्या भी दर्शाना। क्या यहाँ तक सबने लिखा है? नंबर 2 पे लिखो अवृत्ताकार, और कोष्टक में लिख देंगे अवृत्तमुखी।
परिभाषा बोलूं? बोलूं परिभाषा? लिखो अवृत्ताकार की परिभाषा कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल न होकर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल न होने पर, सॉरी क्या लिखा, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल न होकर, है ना, फैल जाएं, गोल न होकर फैल जाएं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे लिख लो, सात, ए आ ई री ए ऐ। यहाँ तक लिखा है ना सबने? अच्छा प्रिय विद्यार्थियों, अगला वर्गीकरण लिखेंगे जिह्वा, कोष्टक में लिख लेना, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता। जिह्वा, कोष्टक में जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद, योजक चिन्ह कितने? 3। अग्र, मध्य, पश्च। नंबर 1 अग्र में लिखेंगे। देखो प्रिय विद्यार्थियों, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है, आजकल यूट्यूब पे भी सब उपलब्ध हो जाता है ना, बहुत सारी कक्षाएं भी उपलब्ध हो जाती है। और हमारे परिचित भी, हमारे भाई बहन भी कोई किसी संस्था से ऐप भी खरीदे होंगे, और ऐसे भी हमारे अड़ोस पड़ोस में मिलने जुलने वाले होंगे जो कहीं दूर दराज जाके भी कोचिंग करके आए होंगे। आप हिंदी व्याकरण के उनके भी नोट्स उठाना, और हमारे जो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं समझते हुए, उनका भी आकलन करना। शायद हम भी उनसे कमे नहीं है, हम भी उनसे कमे नहीं। आकलन करना आप, सोशल मीडिया का भी जमाना है, सर्च करके भी देखेंगे, और फिर भी उनका पढ़ाने का तरीका, रवैया, और तरीका रवैया तो छोड़ो, क्या सिखाया है उन्होंने, क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है। ये जो वर्ण विचार हम सीख रहे हैं ना, आगे जो भी बिंदु हम क्लियर करेंगे, आप 10 किताबें उठा के भी देखेंगे ना, उन सब का समावेश मानो आपको एक जगह मिलने वाला है। और हो सकता है आपको वो बुक हाथ लगे ना लगे, लेकिन हमने तो वो सब जानकारी जुटाई है, हमने भी उन पे गहन अध्ययन किया है, और एक दूसरे का आकलन किया है, तब जाके हमारे खुद के नोट्स तैयार हुए। और ये सब आपके सामने मात्र नाम मात्र शुल्क पे, कोई ज्यादा नहीं है शुल्क। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन के लिए कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। ऑनलाइन होता तो फिर भी हम मान लेते, क्योंकि ऑनलाइन में तो इधर का उठाए इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसमें जो लगा होता है ना, बैनर लगा होता है हाईलाइट करने के लिए, उसमें तो बड़ी बड़ी बातें लिख देंगे, स्पेशल सुपरवाइजर का, स्पेशल पुलिस एसआई का। और फिर जब अपन उसको खरीद लेंगे ना, और फिर जाके उसमें एक एक क्लास देखेंगे, तो उसमें फिर पता चलेगा ये तो सुपरवाइजर का नहीं, ये तो वीडियो का पटवारी का सिलेबस था जो ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। समझ रहे ना मेरी बातें? क्योंकि ऐसा हमने भी देखा था, एक महानुभाव हमारे मित्र थे, रूम पार्टनर थे, उन्होंने भी लिया तो रीट के लिए था, किसी संस्था से, नामी संस्था से लिया था, और इतनी क्लासें उठा के रख दी, कम से कम भी 5-6 फैकल्टी हिस्ट्री वाले उठा के रख दी, हिंदी की 3-4 फैकल्टी। अब वो पढ़ने वाला पढ़े तो क्या पढ़े, किसका देखे बेचारा। तरीके से हो तो एक ही कक्षा पर्याप्त है, एक ही गुरुजी पर्याप्त है। लिखो, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद, और नंबर 1 अग्र में लिखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर
जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहे उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहे उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ई ए ऐ री, और संख्या भी दर्शा देना कोष्टक में। फिर लिखो मध्य स्वर। मध्य की परिभाषा बोलूं? लिखो जिन स्वरों का, अच्छा ऐसा नहीं हो कि भाई मैं मध्य बोलने लगे यार, अभी अभी आप अग्र में ही अटके हुए हैं। हाँ, तो आप मुझे बोल देना। वैसे तो बोलने का जो स्पीड है, ठीक है ना? ठीक है, बढ़ाना हो कम करना हो तो बोल देना। हाँ ठीक है। लिखो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहे उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए, जैसे ए। फिर लिखो पश्च स्वर। नंबर 3 लिखो पश्च। और पश्च में लिखना है जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जहां तक मेरा अनुमान है परिभाषा सबके रटी गई है ना? और पहले लिख के तो नहीं बैठ गए कहीं कि अग्र के, मैं अग्र लिखा रहा हूँ आप मध्य पश्च तैयार करके बैठ गए। लिख लो, याद होना चाहिए ना, तभी हमें भी खुशी होती है कि देखो हमारे विद्यार्थी कितने जिज्ञासु है सीखने के लिए। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहे उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च में लिख लो आ उ ओ औ। और संख्या भी दर्शा देना कितनी? 5। आगे बढ़े क्या? यहाँ तक सबने लिखा है ना? फिर लिखो अगला वर्गीकरण लिखेंगे। दिखाई देने के आधार पर स्वरों के भेद। दिखाई देने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2, दृश्य और अदृश्य। फिर 1 नंबर पे लिखेंगे दृश्य। दृश्य, दृश्य में लिखो लिखो जिन स्वरों का प्रयोग, दृश्य में लिखना, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर। दृश्य की लिख रहे हैं, यहाँ तक तो लिखा ना सबने? लिखा है ना यहाँ तक? फिर दृश्य में लिखना हमें परिभाषा, जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई देते हैं उन्हें दृश्य स्वर कहते हैं।
जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई देते हैं उन्हें दृश्य स्वर कहते हैं। जैसे ये 10 स्वर दर्शा देना ना, 10 संख्या लिख देना और 10 के 10 स्वर भी लिख दो, एक को छोड़कर बाकी लिख दो। फिर लिखो अदृश्य। अदृश्य और अदृश्य की परिभाषा बोलूं? जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर, हाँ ये क्या नहीं होंगे, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अदृश्य स्वर कहते हैं। और जैसे में लिख लो ए अकेला, और इसको कोष्टक में अलग से नाम भी दे दो उदासीन स्वर। और प्रिय विद्यार्थियों, याद रखने के लिए, समझने के लिए आप ये वाली पंक्ति भी लिख दो, कै का की, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें तो देखो कै में ए छिपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, बाकी में तो दिखाई दे रहा है। ये ई छोटी है, ये देखो ई बड़ी है, ये ऊ छोटा है, ये बड़ा ऊ है, ये दर्शा दो। लिखा है सबने? सीखते थे ना छोटी कक्षाओं में, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा। सबने लिखा है यहाँ तक? नोट लिखेंगे छोटा सा और लिख दो नोट में, हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या 10 होती है। हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या 10 होती है। 10 को रेखांकित कर देना। रेखांकित जानते हो ना, अंग्रेजी में क्या कह देंगे इसे? अंडरलाइन। हाँ, रेखांकित कर देना ना। यहाँ तक लिखा है सबने? फिर अगला लिखो, नासिका के आधार पर स्वरों के भेद दो। अनुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक में लिखो, देखो जिनकी परिभाषा की जरूरत है वो परिभाषा में लिखवाऊंगा, और जिनकी परिभाषा से प्रश्न ही नहीं बनता, केवल सीधे सीधे नाम से बनता है, तो वहां नाम का भी हम प्रयोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ इनकी परिभाषा लिखना जरूरी है। अनुनासिक। अनुनासिक में लिखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए मुंह के साथ साथ, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं।
उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे इनके ऊपर जितने भी है ना, ऐसा नहीं कि भाई ए ये ही होंगे, आ के ऊपर भी यदि आप चंद्र बिंदु लगा दोगे तो ये भी अनुनासिक बन जाएगा ना। फिर लिखो निर्नुनासिक। बोलू, निर्नुनासिक की परिभाषा लिखो। जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए नाक की आवश्यकता नहीं होती है, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए नाक की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात अर्थात मुंह से ही उच्चारित हो जाते हैं, अर्थात मुंह से ही उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, जितने भी स्वर हैं जिनके ऊपर अनुस्वार और चंद्र बिंदु नहीं होगा। फिर अगला वर्गीकरण था हमारा, लिख लो साथ के साथ में, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। कितने होते हैं रे? 4। और साथ साथ ही लिख लो परिभाषा भी। सबसे पहले लिख लो संवर्त। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद 4। और सबसे पहला कौन सा? संवृत स्वर। और इसकी परिभाषा लिखो। बोलू परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह कम खुलता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह कम खुलता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से लिखे बताओ? ई, ई, उ, ऊ, री। संख्या की बात करें तो 5 लिख दो। फिर हमारे पास है कौन सा? अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। बोलू परिभाषा। लिखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह संवृत स्वरों से थोड़ा, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इसमें बोलो कौन कौन से होंगे? हाँ,
ए या ए ओ, बोलो कौन कौन से? एक और हटा दो ना, सबकी आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आवाज सबकी आनी चाहिए। तभी तो है ना आप सब कैमरे की नजर में, है ना। वैसे तो मैं ही हूँ अभी तो, लेकिन हाँ, आपकी नजर में मैं हूँ सामने। आप भी तो एक कैमरा ही है ना, तो कैमरा मैन जरा फोकस करो, ध्यान रखा करो। नंबर 3 लिखो, विवृत स्वर। अच्छा, आप बोलो देखो एक बार विवृत की परिभाषा, क्या बोलेंगे आप? परिभाषा बोलो। मैं ही बोलूं? ठीक है। हाँ गुरुजी, फीस भी तो आप ही तो ले रहे हो ना, तो आप ही बोलो, हम तो सुनेंगे, सीखने आए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, लिखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है सबसे अधिक खुलता है। अधिक बोले तो ज्यादा, अधिक बोले तो ज्यादा। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है सबसे अधिक खुलता है, उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। और इसमें कौन सा है रे अकेला? आ। अगला कौन सा बच गया? ये परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको तरीके से लिखना ना बिल्कुल। बोलू? बोलू ना, अर्धविवर्त की परिभाषा। लिखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है विवर्त स्वरों से थोड़ा कम, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है विवर्त स्वरों से थोड़ा कम तथा अर्ध संवृत स्वरों से थोड़ा, तथा अर्ध संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है। सबने लिखा है? विवर्त से थोड़ा कम और तथा अर्ध संवृत स्वरों से थोड़ा ज्यादा अधिक खुलता है, उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। और कौन कौन से बच गए रे? हाँ, क्या 11 हो गए? 11 हो गए ना? ये थे हमारे स्वर। क्या थे? स्वर। और वर्ण का कौन सा वेद था? पहला, जिसे क्या नाम दिया हमने? स्वर। और नंबर 2 की बात करें तो क्या है रे? व्यंजन। नंबर 2 पे कौन है? व्यंजन। देखो, व्यंजन किसे कहेंगे? कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले तो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करने के लिए तो हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी होती, जबकि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किनकी सहायता लेनी होती है? स्वरों की सहायता लेनी होती है। तो परिभाषा सीधी सीधी बन जाएगी कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कह देंगे? व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है, किंतु उच्चारित नहीं किया जा सकता। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण तो क्या कहलाते हैं? व्यंजन।
व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है किंतु उच्चारित नहीं किया जा सकता। जैसे देखो मैंने क व्यंजन लिखा, इसमें अलग से ए लिखना पड़ा क्या? लेकिन उच्चारण करेंगे तो साथ में स्वरों का उच्चारण करना ही पड़ेगा। कै, साथ में ए का उच्चारण हो रहा है ना। अरे प्रिय विद्यार्थियों, आ, का, समझ गए मेरी बातें? तो स्वरों व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है लेकिन उच्चारित नहीं किया जा सकता। और हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है रे? 33। कितनी होती है? 33। 33 होती है। इन 33 व्यंजनों को प्रिय विद्यार्थियों 5 तो वर्गों में, 5 तो किसमें? वर्गों में, प्लस अंतस्थ, प्लस उसमें, अंतस्थ और उसमें, इनमें विभाजित किया जाता है। 5 तो वर्ग हो गए, अंतस्थ हो गया, और क्या हो गए? उसमें हो गए। इन 33 व्यंजनों को इन 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। ये समझने के लिए, जानकारी के लिए लिखा है, ऐसा परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। जहां बनेगा मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। तो देखो 5 वर्गों में 33 को हम डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो 5 वर्ग, एक तो क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक ट वर्ग होता है, और बोलो त और प वर्ग। इन्हें हम वर्ग इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग में देखो, क के वर्ग में देखो कौन कौन आएंगे? क खुद भी आएगा, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में बोलो रे, च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त में बोलो त, थ, द, ध, न। अरे प में बोलो प, फ, ब, भ, म। 5 वर्गों में, यानी एक वर्ग बन रहा है और उसमें कितने कितने आ रहे हैं? 5 5। कितने कितने आ रहे हैं? 5 5। के वर्ग में बोलो 5, चे वर्ग में बोलो 5, अरे टे वर्ग में बोलो 5, ते में भी बोलो 5, और पे में भी 5। ये वर्ग हमें व्यंजनों में तो सीखने को मिल ही रहा है, इनकी जरूरत हमें संधि बिंदु में भी पड़ने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, देखो क वर्ग हो गया, इसका पहला बोलो रे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मुझे बताओ च वर्ग का तीसरा, अच्छा च वर्ग का पांचवा, ट वर्ग का पहला, ट वर्ग का चौथा, हाँ, डे, ट वर्ग का तीसरा और प वर्ग का पांचवा। पहचान कर लेंगे। तो ये 5 वर्ग हो गए। फिर देखो अंतस्थ, अंतस्थ हो गए। ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। ये 5 नहीं आ रहे, कितने आ रहे हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले, वे। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बनता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन होते कितने? कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। फिर एक होता है उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन होते हैं से, से, है। अरे इनकी संख्या भी कितनी? 4। उसमें व्यंजन देखो से, है। इनकी संख्या भी कितनी? क्या 33 हो गए क्या? 25 तो ये, 4 वो 29, और 4 वो हो गए 33। महिला सुपरवाइजर का परीक्षा लगी थी एक बार, वैसे लगती रहती है, फिर से आने वाली होगी विज्ञप्ति। तो महिला सुपरवाइजर में अधिकांश पलड़ा भारी रहता है, किनका?
महिलाओं का। कुछ एक विद्वान तो नाम से फॉर्म नहीं भरते कि महिला सुपरवाइजर, क्या पता महिला ही होगी। कुछ परसेंट पुरुषों को भी रहता है आरक्षण, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें प्रश्न था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितना रे, 25। छोटा सा प्रश्न था, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी। और स्पर्श व्यंजन यही होते हैं कैसे, मैं तक, कैसे मैं तक। ये 5 वर्ग हो गए ना, ये पांचों स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। अंतस्थ की बात करें तो 4, और उसमें की बात करें तो ये 4। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला से तो कौन सा। हाँ, तालव्य, तालव्य। ये वाला से बोलो मूर्धन्य, और ये वाला से दंत है। ये हम जब वर्णों का उच्चारण स्थान सीखेंगे ना, वर्णों का उच्चारण स्थान, उसमें भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। और परीक्षाओं में भी प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा कि निम्न में से उसमें तालव्य व्यंजन है या नहीं है। तो तालव्य कौन सा है, से। मूर्धन्य ये वाला से। और दंते बोलो ये से। जब परीक्षा का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है ना, तो कई बार विद्यार्थी को डराने के लिए कह देता है कि निम्न में से उसमें व्यंजन का सही क्रम है। तो पहले तो तालव्य, मूर्धन्य, दंत है। आपको डराने के लिए इसको पहले दे दे, इसको बाद में दे दे। अच्छा, फिर अगर हम थोड़ा सा और कठिन लेवल की बात करें, तो अब ये ना लिख के लिख दे तालव्य मूर्धन्य दंत है, दंत मूर्धन्य तालव्य, तो भी आप सही गलत की पहचान कर लेंगे क्या। पहले तालव्य, मूर्धन्य, फिर दंत। ये होते हैं प्रिय विद्यार्थियों 33 व्यंजन। फिर इसके बाद में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित कर रहे हैं। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श तो अलग होते हैं, स्पर्शी अलग होते हैं। कुछ पढ़ाने वाले महानुभाव स्पर्श को ही क्या बता जाते हैं, स्पर्शी। बाकी जबकि होते दोनों अलग अलग है। स्पर्श की संख्या तो कितनी बताई, 25। अरे स्पर्शी की संख्या कितनी होती है, 16। क्या दोनों में अंतर है क्या। तो देखो, स्पर्शी कौन कौन से होते हैं, के, खे, गे, घे, और फिर कौन सा, नीचे वाली छोड़ेंगे, टे, ठे, डे, ढे, ते, ठे, दे, धे, पे, फे, बे, भे। ये कितने हो गए रे, 16। ये कितने हो गए, 16। तो इन्हें हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। फिर प्रिय विद्यार्थियों, एक होते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन अभी अभी हमने सीखा है, शे, शे, शे। इनको बोलते हैं कौन सा, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन से, से, है। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए जिह्वा को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इनको उसमें व्यंजन इसलिए कहते हैं कि उसमें का मतलब गर्म होता है। इनका उच्चारण करने पर हमारे नाक से, नासिका से गर्म हवा निकलती है। एक तो आप ऐसे नाक के सामने हाथ लगाओ, के बोलो, और एक से बोलो, है दोनों में अंतर, कै से।
कैसे। हाँ, फिर एक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों स्पर्श संघर्षी। कौन से? स्पर्श संघर्षी। और इसमें होता है च, छ, ज, झ। ये जो यहाँ छोड़ दिया था ना हमने, इनको अलग से नाम दे दिए स्पर्श संघर्षी। एक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों कठोर व्यंजन। ये जानकारी कहीं नहीं लिखी हुई। एक हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बुक चलती है रचना प्रबोध की, है ना, उसमें केवल लिखा हुआ है, बाकी ये जानकारी कहीं भी नहीं लिखी हुई। छोटी सी बुक है लेकिन कितनी कारगर सिद्ध होती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद इसने कितने बता दिए? 8। ये भी सबके पास होनी चाहिए। फिर देखो कठोर व्यंजन कौन कौन से हैं? टे, ठे, डे, ढे। ये कठोर है, इनको बोलने के लिए थोड़ा जीविया को संघर्ष करना पड़ता है। एक तो आप ही देख लो ना, के और एक टे, खुद बोलो। एक तो ये लाइन बोलो के खे गे घे, और एक ये बोलो टे ठे डे ढे। है ना अंतर? टे ठे डे ढे, है ना अंतर? हाँ अंतर है, अंतर है प्रिय विद्यार्थियों, अंतर है। और फिर एक होता है हमारे पास अत्यंत कोमल व्यंजन। अत्यंत कोमल व्यंजन ये कौन से होते हैं? ये और वे। इनको प्रिय विद्यार्थियों अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की भांति हो जाता है, जैसे ए, ऐसे ये, ए, ये वे, ये वे। और एक कै बोलो कै, एक ये बोलो ये। तो इनको अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि ये अत्यंत कोमल व्यंजन है। इनका दूसरा नाम अर्धस्वर भी होता है। इसके बाद में एक होता है संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन सीखे हमने कौन कौन से होते हैं रे? क्ष, त्र, गे, श्र। क्ष, त्र, गे, श्र। वहां तो 3 ही दिए हुए हैं। और हम वर्णमाला पढ़ते हैं, जो चलती थी ना पहले, पहाड़ा पुस्तक चलती थी, छोटी सी आती थी पहली दूसरी में सीखने के लिए। हाँ, उसमें 3 ही लिखते थे। जैसे कैसे गे तक हम सीखते थे। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 3 नहीं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। क्ष, त्र, गे, श्र। इनका निर्माण पता कर लेंगे क्या? मुझे बताओ, क्षय किससे मिलकर बना? कौन सा से? मूर्धन्य से। तो मुझे बताओ त्रय का निर्माण? तय और र। तय अधूरा या पूरा? अधूरा। और मुझे बताओ श्रय का निर्माण? अच्छा, से कौन सा? तालव्य है। से कौन सा? तालव्य है। फिर इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों एक रहती है अपने पास आ गई अयोग वाह है। अयोग वाह नहीं आएगी इसमें। चलो एक बार यहां तक का लिख लो। लिख लो व्यंजन, अभी लिख देंगे ना, व्यंजन लिख लो। व्यंजन लिख लो। और व्यंजन की परिभाषा लिख लो। स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं।
स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जिनको 33 होती है, जिनको 5 वर्गों जिनको 5 वर्गों वर्ग से वर्गों है ना, 5 वर्गों अंतस्थ व्यंजन उसमें व्यंजन में बांटा जाता है। 33 होती है, जिनको 5 वर्गों अंतस्थ व्यंजन व उसमें व्यंजन में बांटा जाता है। जिनको 5 वर्गों अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन में बांटा जाता है। यहाँ तक लिखा है ना सबने? फिर लिख लो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे की ऐसे। ये 5 वर्ग में ये लिख लो, इनको अंतस्थ व्यंजन नाम दे दो, इनको उसमें व्यंजन नाम दे दो, और इनको एक अलग से नाम और दे देना 25 को स्पर्श व्यंजन। क्या यहाँ तक सबने लिखा है? सबने लिखा है ना यहाँ तक? आगे बढ़े। लिखो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद 8। पीछे करूँ क्या? करूँ पीछे? हाँ, लिख लो। इनके नाम भी दर्शा दिए ना, तालव्य के सामने, मूर्धन्य, दंते, ये सब।
ये लिखो, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने? 8। और फिर ऐसे कैसे उतार लो। लिखा है ना यहाँ तक सबने?
10 कर दी, बताएंगे अभी। अरे लिखा है ना, सबने यहाँ तक। अच्छा, लिखो। अरे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी? 16। लिख लो, पहले लिख लो। दो बढ़ गए, 8 से 10 हो गए। अच्छी बात है ना। कम नहीं होने चाहिए, है ना, कम नहीं होने चाहिए। कहते ना कि वो कई बार परीक्षा में भी नंबर बढ़ जाता है, क्या होता है तब? हाँ। अब तो लिखा है ना सबने। देखो स्पर्शी तो कितने? 16। लिख लो, आराम से लिखना है ना। ये जो मैंने चिन्ह का प्रयोग किया है ना यहाँ पे, जैसे अभी देखो उच्चारण के आधार पर लिखना भूल गया था मैं ना, फिर मैंने इस चिन्ह का प्रयोग किया और फिर ऊपर पर लिखा मैंने, तो इसको बोलते हैं त्रुटि सूचक चिन्ह या हंस पद। हंस के पैरों की तरह दिख रहा है ना, तो हंस पद भी बोलते हैं, या गुण सुधारक चिन्ह भी बोलते हैं। कुछ लिखते समय भूल गए हम लिखना, तो उसको दोबारा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो स्पर्शी व्यंजन तो कितने? 25। स्पर्शी कितने? 16। मैंने स्पर्श बोला है, स्पर्श व्यंजन तो कितने? 25। स्पर्श तो कितने? 25। कैसे लेकर मैं तक। फिर प्रिय विद्यार्थियों, स्पर्शी अगर नाम देता है तो हमारे जहन में कितने? 16। अरे कैसे लेकर भय तक, लेकिन इसमें च वाली लाइनें नहीं आएगी, अंतिम पांचों भी शामिल नहीं होंगे। फिर संघर्षी व्यंजन ये होते हैं कौन कौन से? श, श, है। फिर बोलो
स्पर्श संघर्षी, ये कौन कौन से हैं? चे, छे, जे, झे। फिर बोलो कठोर व्यंजन, टे, ठे, डे, ढे। अत्यंत कोमल व्यंजन अर्ध स्वर भी बोलते हैं, और इनका एक नाम और होता है। संघर्षहीन, इनमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो इनको संघर्षहीन भी कहते हैं। और ये होते हैं कितने? दो, ये और वे। स्वरों की भांति इनका उच्चारण होने के कारण इनको अर्ध स्वर भी कह देते हैं। फिर हमारा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? क्ष, त्र, ग, स्र। फिर बोलो उत्क्षिप्त, प्रताड़ित, ताड़नजात या फेंके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन कितने? दो, ड़ और ढ। इन दो का उच्चारण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जिह्वा इनको झटके के साथ बाहर फेंक रही हो। जैसे बोलो डेढ़, डेढ़, होता है ना प्रतीत। फिर देखो लुंठित, प्रकंपित या लटके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन कौन सा आएगा रे? रे। कौन सा आएगा? रे। हमारी जिह्वा में इसका उच्चारण करने पर कंपन होता है, गुंजन, हाँ गूंज होती है, कंपन होता है। कंपन बोले तो वाइब्रेट। क्या होता है? वाइब्रेट। जैसे बोलो रे, रे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर पार्श्विक व्यंजन, प्रिय विद्यार्थियों, पार्श्विक का मतलब, पार्श्व का मतलब होता है बगल। क्या होता है? बगल। पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन निम्न में से है, कौन सा था? ले। पार्श्व का मतलब बगल होता है, और इसका उच्चारण करने पर जो हमारी जिह्वा तो ऊपर संघर्ष करती है, और जो श्वास वायु है जिह्वा के दोनों साइडों से निकल जाती है बगलों से, तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ये अकेला कौन सा? ले। जिह्वा स्थिर हो जाएगी, ले, और हवा दोनों साइडों से निकलेगी, बोलो ले। स्थिर हो गई ना? फिर नासिकीय व्यंजन, और इनका उच्चारण करने के लिए नाक की आवश्यकता होती है। बिना नाक की सहायता के इनका भी उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो इनको कह देते हैं नासिकीय व्यंजन। कौन कौन से? ण, ये, ण, न, मैं। अगर आप चाहें नाक को दबाकर इनका उच्चारण करना, तो ये शुद्ध उच्चारित नहीं होंगे, नहीं होंगे ये उच्चारित, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। यही नहीं, कहीं अकेले में भी या रजाई में भी मुंह दे के करेंगे, नहीं उच्चारण होंगे। होता है ऐसा, प्रयास करेंगे तो भी ये नहीं होंगे, शुद्ध उच्चारित नहीं होंगे। फिर देखो प्रिय विद्यार्थियों, बात थी 8 की, और हमने लिख दिए कितने? 10। अभी तो और लिखूंगा, अभी तो और लिखूंगा, लेकिन 8 कौन कौन से? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कठोर नहीं शामिल करेंगे, अत्यंत कोमल व्यंजन हो जाएगा, संयुक्त नहीं शामिल करेंगे, उच्च प्रताड़ित ताड़नजात हो जाएगा, लुंठित प्रकंपित हो जाएगा, पार्श्विक हो जाएगा, और नासिक्य हो जाएगा। क्या 10 में से 2 निकाल दे तो 8 बच गए क्या? अरे बच गए क्या? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने? कितने? 8। कर लेंगे पहचान? कर लेंगे ना? हाँ, एक होता है वत्सरे व्यंजन, ये भी पटवारी में आया था। कौन सा व्यंजन? वत्सरे व्यंजन, ये भी लिख लेना भाई, इनके साथ में कहीं भी लिख लेना। और वत्सरे का मतलब होता है मसूड़े। क्या होता है? मसूड़े। क्या होता है? मसूड़े। किसका मतलब? वत्सरेय व्यंजन का मतलब। ये भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो पटवार परीक्षा आयोजित करवाई जाती है ना, उसमें आया था कि निम्न में से वत्सरेय व्यंजन है या नहीं है, तो हमें ध्यान होना चाहिए। न, से, जे, रे, ले, है, ये वत्सरेय व्यंजन होते हैं। इनको अलग से नाम क्या दिया जाता है? वत्सरेय व्यंजन। वत्सरे का मतलब क्या है? मसूड़े। कर लेंगे पहचान? अरे कर लेंगे क्या?
फिर इसके बाद में हम जिक्र करेंगे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर व्यंजनों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक का नाम लेंगे घोष और दूसरे का अघोष। फिर हम श्वास वायु या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित करेंगे, एक को कहेंगे अल्प प्राण और एक को कहेंगे महाप्राण। फिर उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम वर्णों का उच्चारण स्थान पता करेंगे। वर्णों का अपना एक सबका उच्चारण स्थान होता है। जैसे अभी हमने कहा कि ये वाला स देखो, ये वाला स कहाँ गया, ये रहा, ये कौन सा तालव्य है। इसका उच्चारण स्थान तालु से है, इसलिए इसको तालव्य, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होने के कारण मूर्धन्य, और इसका दांतों से होने के कारण इसे क्या कह दिए, दंते कह दिए। ऐसे ही प्रत्येक व्यंजनों का, प्रत्येक स्वरों का अपना एक उच्चारण स्थान होता है, ये भी हम जिक्र करेंगे। और उसके बाद में हम सीखेंगे प्रिय विद्यार्थियों शब्दकोश के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित क्रम। जो 10 में से कोई 1 से 2 ही पढ़ाने वाले बताते होंगे, 10 में से 1 से 2 अध्यापक ही बताएंगे, यह संस्थाओं में ही सिखाया जाता होगा शब्दकोश के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित क्रम। कौन से व्यंजन, कौन से स्वर का कौन सा क्रम है। जैसे हम रीजनिंग में सीखते हैं ना, अल्फाबेट 1 नंबर पे ए आता है, बी 2 पे आता है, तो एस कितने पे आता है, 19 पे, जेड कितने पे, 26 पे आता है ना, तो पी कितने पे, 16 पे, टी कितने पे, 20 पे, जी कितने पे, 7 पे आता है ना। ऐसे 18 पे कौन आता है फिर, हाँ हाँ। ऐसे ही अपने हिंदी शब्दकोश में भी प्रत्येक व्यंजनों का या प्रत्येक वर्णों का अपना एक क्या होता है, स्थान होता है, क्रम होता है। इन सब के बारे में जिक्र करेंगे हम अगले एपिसोड में। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या, अरे पूछना है क्या।